नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 14 जो जैव अणु हैं, उस जैव अणु में आज हम आपको पॉलीसैकेराइड को पढ़ाएंगे। और इसमें पॉलीसैकेराइड्स में कोई विशेष ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है, इसकी जो संरचना है और पॉलीसैकेराइड में कौन कौन सी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं और पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं वो किस किस का मिश्रण होती हैं, उनकी आपको इसमें बात बताएंगे। तो देखिए, पॉलीसैकेराइड जो है वो एक प्रकार का पौधों के अंदर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसैकेराइड जो है मनुष्यों के लिए आहार का एक मुख्य घटक कहा जाता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। हालांकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड ये भी डेरिवेटिव होते हैं। लेकिन इसमें जो पॉलीसैकेराइड की बात है उसमें विशेषकर जो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं वो बहुलीकरण से बनती हैं। मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं, उनके बहुलीकरण से बनता है। तो यह जो पॉलीसैकेराइड्स है स्टार्च टाइप का, जैसे हम बोलते हैं स्टार्च, मंड, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बहुत सारे घटक आते हैं जो कहाँ कहाँ होते हैं। अनाज में होते हैं, दाल में होते हैं, सब्जियों में होते हैं, पेड़ों में होते हैं, पौधों में होते हैं, टहनियों में होते हैं, कपास में होते हैं। तो ये जो सेलुलोज यानी ये पॉलीसैकेराइड की बात कर रहा था मैं, ये सभी में पाए जाते हैं। बाकी का जो पॉलीसैकेराइड का जो छोटा घटक है वो है स्टार्च। और स्टार्च हमारा दाल में, जड़ में, कंद में, सब्जियों में, अनाज में, गुड़ में, गन्ने में, आलू में, जितने हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उन सब के अंदर स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च जो होता है, स्टार्च वो अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अल्फा ग्लूकोज, इसमें जो है अल्फा ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयाँ जो हैं वो मिली होती हैं। और इसमें अल्फा ग्लूकोज की इकाइयों से दो प्रकार के घटक बनते हैं। एक का नाम है एमिलोस और दूसरा जो घटक है उसे कहते हैं एमिलोपेक्टिन। एमिलोपेक्टिन। अच्छा, अब जो हमारा पॉलीसैकेराइड बनता है, स्टार्च जो बनता है, उस स्टार्च में ये जो पॉलीसैकेराइड का ही घटक है स्टार्च, स्टार्च में ये जो होता है वो आपका 15 से 20%, और ये जो होता है वो 80 से 85%। कितना होगा इसका? 80 से 85% आपके अंदर एमिलोपेक्टिन होगा। ठीक है, तो इसमें जो एमिलोज की इकाइयाँ होती हैं, एमिलोज एमिलोज की जो 15 से 20% जो भाग होता है उसमें 200 से 1000 किसकी? अल्फा। और इसमें जो समावि भी होता है वो डी, अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज होता है। बाकी के जो आपके डेरिवेटिव बचेंगे वो डेरिवेटिव क्या है, किसकी होंगी? एमिलोपेक्टिन की होंगी। अब दूसरी बात आती है इसमें ये कि जो एमिलोस है, जो एमिलोस है उस एमिलोस में जो ग्लूकोज की इकाइयाँ होती हैं वो आपस में, यानी अल्फा डी ग्लूकोज आपस में C1 और C4 कार्बन द्वारा कार्बन से
ग्लाइकोसाइडी द्वारा ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा क्या करते हैं, ये जुड़े रहते हैं। ठीक है। बाकी का जो एमिलोपेक्टिन होता है, तो दूसरा देख रहे हैं क्या है, एमिलोपेक्टिन जो स्टार्च का 80 से 85% भाग होता है, इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयाँ जो हैं, एमिलोपेक्टिन 80 से 85% भाग में अल्फा डी ग्लूकोज C1 और C4 कार्बन ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अब बात करेंगे कि ये भी संरचना यहाँ भी थी, लेकिन किंतु इसमें शाखित श्रृंखला कौन कौन सी कार्बन होती है, C1 से लेकर के C6 कार्बन पर, C1 से लेकर के C6 कार्बन पर जुड़ी रहती है। ठीक है। तो ये इसकी क्या रही, थ्योरेटिकल पार्ट रहा। अब मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, आपको संरचना बना के दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसकी संरचनाएं क्या होंगी, जो संरचनाएं हैं वो आपको मैं अभी बना के दिखा दे रहा हूँ। स्टार्च है, स्टार्च का पहला घटक है एमिलोस, और एमिलोस में क्या पाया जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक। तो अल्फा डी ग्लूकोज की पहले क्या करेंगे, हम पायरानोज संरचना बनाएंगे। तो पायरानोज संरचना बनाने के लिए मैंने आपको ये बताया था पहले ही, आप क्या करें, इस तरीके से हेक्सागोनल चक्रीय संरचना बना लें। ये इसमें आप क्या लगाएंगे, ओ, यहाँ इस तरीके से इसको जोड़ दें, सिंपल सी संरचना बन जाएगी। और यहाँ क्या करेंगे आप, एच ओ एच, ये हमारा पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, और छठे कार्बन को हम यहाँ दिखा देते हैं CH2 और OH। ठीक। अब हम देखिए यहाँ संरचना का आती है, जब आपको अल्फा डी ग्लूकोज की बात हो तो हमारे पास जो तीसरा कार्बन है तो वो देते हैं, तीसरा कार्बन का OH जो है वो अंदर होता है और H नीचे होता है। अब इसके जस्ट अपोजिट ये संरचना रहती हैं, तो इसका OH ऊपर था तो इसका OH नीचे आ जाएगा, इसका OH ऊपर है तो इसका OH नीचे आ जाएगा, बाकी के आपको H यहाँ लगा देने हैं। सिमिलर जैसा OH सेकंड कार्बन का होता है वैसा ही OH आपका यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, H और यहाँ पर आपका क्या लग गया, C1 कार्बन पर C5 कार्बन पर H। तो ये आपकी संरचना जो बनी वो किसकी बनी, अल्फा डी और ग्लूकोज। ठीक। अब ऐसी इकाइयां फिर हमें बनानी है। यहाँ आपको ओ लगा देना है, और यहाँ आपको फिर ओ एच एच, सिमिलर इसी के देख के बनाएंगे, एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच CH2 ओ एच और एच, ऐसे फिर यहाँ बनाएंगे,
एच ओ एच एच ये हमने क्या बना ली, बहुत सारी संख्या संरचनाएं बना ली, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम इस संरचना से बात करते हैं। ये हमारा जो कार्बन है 1 2 3 और ये 4, ये हमारा 5। तो जो हमने अभी आपको पीछे बताया था कि अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां जो है, जो पायरनो संरचना है, वो आपस में कौन सी C1 और C4 कार्बन के बीच में क्या करती हैं, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनाती हैं। इसका मतलब है यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, अब ये जो संरचना है वो जुड़ जाएगी किसके द्वारा, O के द्वारा। और ये हमारा क्या बन गया, ग्लाइकोसाइड बंध बन गया। ये जो बॉन्ड बना है हमारा, वो हमारा बॉन्ड जो है वो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड हो गया, ग्लाइकोसाइड बंध ये बन गया। अब इसी प्रकार इसके साथ ही बनेगा, तो यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारा यहाँ का जुड़ जाएगा O। ऐसे क्या होगा, इसका भी O निकलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप O को फ्री कर दें और इधर हमारा क्या होगा, पूरा OH चला जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से फ्री हो जाएंगे। तो ये जो संरचना बनी है आपकी, वो किसकी बन गई, वो संरचना बनी हुई है आपकी किसकी, एमिलोज की, जो कि स्टार्च में 15 से 20% मात्रा में होती है। 15 से 20% मात्रा में ये संरचना होती है। ठीक है, तो ये संरचना इसकी आपको बन गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयों के बीच में, वो C1 और C4 कार्बन के बीच में ये बनती दिखाई दे रही। तो ये आपकी संरचना होगी किसकी, एमिलोस की। अब हमें क्या बनानी है, दूसरी संरचना जो बनानी है वो हम बनाएंगे एमिलोपेक्टिन की। किसकी बनाएंगे, एमिलोपेक्टिन की बनाएंगे। तो दूसरी संरचना हमारी कौन सी हुई, एमिलोपेक्टिन। जो स्टार्च में 80 से 85% भाग होती है, और उसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज के C1 और C4 कार्बन जो है वो इसी प्रकार आगे की ओर जुड़ते रहते हैं। जब C4 और C5 कार्बन, C1 और C4 कार्बन जो है वो इसी प्रकार जुड़ते रहते हैं, तो ये एक प्रकार की फिर वापस एमिलोज की संरचना बन जाती है। तभी लिखा है एमिलो। ये एमिलोज की संरचना है, लेकिन इसे पेक्टिन संरचना का मतलब है इसी प्रकार की संरचनाएं और जो है वो भी जुड़ जाती हैं, लेकिन जहाँ संरचना हमारी एमिलोज की बंद होगी वहां पर H होगा और ये हमारा C1 कार्बन होगा। ठीक, अब ये जो C1 कार्बन है, इसका C1 कार्बन इसी प्रकार की दूसरी श्रृंखला भी हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, दूसरी श्रृंखला बनानी शुरू कर दी। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, O, यहाँ पर लगा दिया O, यहाँ पर लगा दिया O। अब हम सारी श्रृंखलाएं नहीं बनाएंगे, हम तो केवल इस तरीके से आपका क्या है बना के छोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर भी एक श्रृंखला जुड़ी होगी ग्लाइकोसाइड बंध के द्वारा। O आगे जुड़ती रही, यहाँ पर H आ गया। अब देखिए ये सिस्टम बन गई। यहाँ पर हमने क्या किया, इनको ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जोड़ दिया। यहाँ पर हमने लगा दिया OH H OH H H
CH2OH H H CH2OH H H। ये सिमिलर सिमिलर हमारी संरचना ऊपर वाली सेम टू सेम ऊपर वाली है, अब इसमें कोई दिक्कत वाली है बात नहीं है। तो आपको ये बताना पड़े कि आपको कैसे संरचना बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने O को छोड़ रखा है, इधर हमारा क्या हो जाएगा H पर OH वाला जाएगा, ये हमारा बना है CH2 और OH, ये हमारा बना, ये हमारा एक संरचना जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बन गई। यहाँ देखिए क्या होगा OH H, ठीक है, यहाँ हमारा क्या लगेगा O, ये हमारा आ गया OH H, और यहाँ हो गया CH2 और O, यहाँ आ गया H। अब देखिए ये हमारा जो कार्बन है 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन का OH और ये हमारे 1 कार्बन का OH, यहाँ से क्या करेंगे, यह वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो ये इस ऑक्साइड के बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या करें, हमने ये वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया अब यहाँ से, और जब वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया तो ये जो संरचना है वो इस प्रकार जुड़ जाएगी। और यहाँ पर भी एक आपका ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहा है। तो स्टार्च में दो दो संरचना होती हैं, ये हमारा क्या बन गया ग्लाइकोसाइडी बंध। अब इसमें क्या है, एमिलोपेक्टिन में एमिलोज की दो संरचनाएं होती हैं। एमिलोज की संरचना होती है वो C4 और C1 कार्बन के द्वारा, C4 और C1 कार्बन के द्वारा क्या होती हैं, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ऐसे यहाँ पर भी है C1, ये हमारा C1 कार्बन हो गया, ये हमारा C4 कार्बन हो गया, ये हमारा C1 कार्बन है, ये हमारा C4 कार्बन है, ये C1 कार्बन है, ये हमारा C4 कार्बन। लेकिन एक एमिलोपेक्टिन की संरचना, एमिलोज की संरचना दूसरे एमिलोज की संरचना के साथ में क्या होती है, जहां संरचना बंद होती है उसके पहले कार्बन, और इस संरचना में कहीं भी, ये हमारे 6 कार्बन दिए, छठा कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये संरचना जो है वो इस CH2 छठे कार्बन के साथ में कहीं भी ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ करके बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारी इस संरचना में क्या आ गया, आपका पॉलीसैकेराइड्स आ गया, जिसमें एमिलोज जो है वो 80 से 85% मात्रा में पाया जाता है, और 80 से 85% मात्रा में इनकी संरचना जो है वो शाखित संरचना होती है। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पॉलीसैकेराइड का दूसरा, सेलुलोज। तो सेलुलोज के बारे में देखेंगे अभी। तो पॉलीसैकेराइड का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है सेलुलोज, जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। विशेषकर जो है उनके पौधे के रेशे हैं, पत्तियां हैं, जड़ें हैं, टहनियाँ हैं, जो आपके धागे नुमा संरचना बनती हैं। कॉटन के अंदर जो कॉटन बनती है वो केवल आपकी सेलुलोज की बनी होती है। बाकी सेलुलोज बॉडी के निर्माण में बहुत उपयोगी होता है, बॉडी निर्माण में इसका महत्वपूर्ण भाग है। और यह जो घटक है वो विशेषकर पौधों का घटक है, पौधों में पाया जाता है। वनस्पति जगत में इसकी प्रचुर मात्रा जो है वो कार्बनिक पदार्थों के रूप में पाई जाती है। आप आप जो है किसी भी लकड़ी को तोड़ करके निचोड़ेंगे, ऐसे करके मरोड़ेंगे, तो आपको फाइबर्स जैसी संरचना दिखाई देंगी उसमें। कॉटन के अंदर जब आप देखते हैं कि रुई जैसी उड़ती है, कॉटन में भी क्या होता है वो सेलुलोज, एक एक रेशे में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, हमारे जो कपड़े बनते हैं, कपड़े, ये कपड़ा जो बना हुआ है, इस कपड़े में ये सब फाइबर्स दिख रहे हैं, रेशे दिख रहे हैं, ये भी किसके हैं, सेलुलोज के हैं। तो ये पौधों में ही नहीं, पौधों के साथ साथ ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, उस बॉडी के स्ट्रक्चर में भी सेलुलोज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सेलुलोज के अंदर जो होता है वो बीटा डी ग्लूकोस होता है। पॉलीमर क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोस पॉलीमर होता है। और यह बीटा डी ग्लूकोस में भी क्या होता है कि जो C1 कार्बन होता है वो अगले दूसरे ग्लूकोस के C4 कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो संरचना है वो इसकी महत्वपूर्ण होती है।
संरचना में क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी संरचना नीचे से बनाएंगे आपकी यहाँ से, क्योंकि संरचना जो है वो तिरछी चलती है। तो यहाँ क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज होता है, C1 कार्बन जो है इसका उल्टा होता है, तो संरचनाएं जो है ऊपर की ओर चढ़ेंगे। तो अब हमने क्या किया, संरचना यहाँ बनाई। सबसे पहले हमने बनाया ग्लूकोज की संरचना। यहाँ आपने O लगा लिया, और संरचना कैसी बनेगी देखिए इसकी, इस प्रकार की। ठीक है, संरचना कैसी बनेगी, इस प्रकार की हमने आपको संरचना बना के दिखा दी। इसमें ये हमारा C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है, ये C4 कार्बन है, ये C5 कार्बन है, और यहाँ पर हमारा CH2OH ये छठा कार्बन। अब C1 कार्बन पर, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज में ये होता है कि OH नीचे होता है, लेकिन इसका OH ऊपर होता है। अब इसका OH कहाँ बना दिया, ऊपर, और H कहाँ दे दिया, नीचे। बाकी का जो अरेंजमेंट है वो वैसे के वैसे ही होता है, HOH, OH अंदर आता है, H यहाँ आता है, OH इसका नीचे आता है, H यहाँ आता है, और इसका OH H नीचे आता है। ये आपकी एक संरचना बन के तैयार हो गई। अब इसी के ऊपर दूसरी संरचना फिर बनाएंगे हम। ठीक है, तो दूसरी संरचना किसी को बनाएंगे हम, इसी की संरचना दूसरी बनाएंगे, O, इस तरीके से। अब फिर हमने बना दिया वैसी संरचना। अब देखिए यह क्या होगा, इसका OH ऊपर की ओर, H नीचे, यहाँ पर क्या आ गया, H, OH नीचे, यहाँ OH ऊपर, H नीचे, इसका OH ऊपर नीचे, और यहाँ पर आपका CH2OH। अब देखिए ये कार्बन है हमारा 1, ये 2, ये 3, और ये 4। हमने क्या बताया, C1 और C4 कार्बन के बीच में क्या होता है इनका, C1 और C4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होता है। तो C1 कार्बन, इस संरचना का C1 कार्बन और इस संरचना का C4 कार्बन क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, और ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक, अब इसके ऊपर संरचना बनेगी। इसके ऊपर हमारा क्या होगा, यहाँ पर C4 कार्बन लाके आएंगे। ठीक, तो हमारा फिर C4 कार्बन यहाँ बन गया। अब क्या है, यहाँ पर इसका OH यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये हमारा CH2OH हो जाएगा, ये H आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये H है, ये H है, ये OH है, और अब इसका OH फिर ऊपर होगा, H हमारा फिर। अब देखिए इसका C1 कार्बन, इसका C4 कार्बन, ये क्या है, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से पूरा OH जाएगा, तो ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से हट गया, और ये वापस आके इससे आगे फिर संरचना हमारी यहाँ बनेगी। ठीक है, तो हमने फिर संरचना यहाँ बना ली अपनी अगली। ये हमने O लगा लिया, यहाँ हमारा CH2 और OH हो गया, H हो गया, बस इसी का मॉल है इसमें। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया, OH ऊपर और H। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल निकालने का मतलब ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, और ये संरचनाएं जो है वो इस प्रकार यहाँ से जुड़ गई। अब क्या होगा, आगे फिर बनेगा, तो आगे फिर बनाने के लिए क्या है, इसका O हमने आगे इस संरचना को जारी रखने के लिए छोड़ दिया, और अगला जो हमारी संरचना इस प्रकार यहाँ दिख रही है, ये वाली, इस संरचना का 4 का क्या दिया, OH हमने यहाँ पर खोल के रख दिया। इस तरीके से ये क्या बन गया, ग्लूकोज का सूत्र, सेलुलोज का सूत्र बन गया, सेलुलोज, जो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया आपका पॉलीसेकेराइड्स का। अगला जो आपका तीसरा टॉपिक है, वो आपकी संरचना बनाने की जरूरत नहीं है। आपका तीसरा टॉपिक है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन कहाँ होता है, ग्लाइकोजन का कार्य क्या है, ग्लाइकोजन की संरचना क्या होती है। ये प्राणी के शरीर में पाए जाने वाला, यानी मानव शरीर का कार्बोहाइड्रेट है। मानव शरीर में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। यानी जब लोग क्या करते हैं, भोजन पाक करते हैं, भोजन, तो भोजन में अतिरिक्त अतिरिक्त जो
कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है ना, स्टार्च। या स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोस। ग्लूकोस किसमें, ग्लाइकोजन में एकत्रित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है। अब आगे देखिए क्या होता है, जो ग्लाइकोजन में एकत्रित रहता है तो वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, यकृत में, मांसपेशियों में, मस्तिष्क में संचित रहता है। और जब हम किसी कभी भी भोजन नहीं करते हैं और शरीर से काम लेते रहते हैं तो हमें भोजन की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से प्राप्त होती है। तो यहाँ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो टूट टूट करके हमें क्या देते रहते हैं, ऊर्जा देते रहते हैं। और इसकी संरचना की बात करें, यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो संरचना एमिलोपेक्टिन के समान होती है, एमिलोपेक्टिन के समान है। तो आप क्या करेंगे, एमिलोपेक्टिन की संरचना यहाँ देख लेंगे और एमिलोपेक्टिन की संरचना में ही आपका क्या मिलेगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन मिल जाएगा, जो बॉडी के अंदर क्या रहता है, संचित रहता है। तो आज हमने आपका ये जो है पॉलीसैकेराइड्स के जो डेरिवेटिव थे वो सैकेराइड खत्म कर दिया। इस टॉपिक का एक भाग खत्म हो गया, कौन सा आपका, पॉलीसैकेराइड सॉरी कार्बोहाइड्रेट। तो जैव अणु में एक घटक खत्म हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट। आगे के घटक आपको, आगे के जो घटक है या आगे के जो पदार्थ हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जैव अणु के रूप में, वो हम आपको अगले किसी वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।